नमस्कार। खबर पहाड़ के ख़ास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो युवाओं दिलों की धड़कन कहें या फिर एक पेशे से इंजीनियर होने के नाते एक लेखक भी हैं और कैरियर काउंसलिंग में लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। उनकी एक पुस्तक जो आज ही रिलीज़ हुई है वो मेरे हाथ में है। उसकी 2 पंक्तियाँ मैं से शुरुआत करना चाहूँगा कि हिम्मत की जो यह मशाल तुमने जलाई है, सम्राटों के तलवारों से ज़्यादा यह काम आई है। तो इससे इनका परिचय है और ख़ुद हम अपने दर्शकों को से इनका परिचय कराएंगे कि सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वैभव है और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक कवि हूँ या करियर काउंसलर हूँ तो उससे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, एक ऐसा युवा हूँ जो बाकी युवाओं के काम आना चाहता हूँ। मैंने कई सारे डिबेट्स में पार्ट लिया है। मैं कई करियर काउंसलर की भूमिका में कई लोगों से मिला हूँ, लगभग 10,000 लोगों से हर साल मिलता हूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल के करीब है वो ये कि मैं लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ और उनको जीवन में कोई ऐसी राह मिले जो मेरे थ्रू मिले। बस इतना सा मेरा इंट्रोडक्शन है। सोच संजीवनी, आखिर क्या कुछ है इसके पीछे? हाँ जी, तो जो सोच संजीवनी का जो थीम है वो ये है कि अगर आप अपनी सोच बदलते हैं या फिर हम ऐसा कहें कि सोच में आजकल एक मोच है लोगों की। लोग कई बार बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव होने के अलावा लोग कई बार एक सही डायरेक्शन नहीं आ पाता। तो जैसे संजीवनी बूटी की जो कहानी है जिसमें हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और मदद करी, उसी तरह का ये किताब काम करेगी। और हमारी कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि हम जो सोच की मोच है उसको सही कर पाएँ और सोच को एक नई दिशा दे पाएँ। इस समय देश में यूथ सबसे ज़्यादा है और जो आपका काम है यूथ को मार्गदर्शन करना, उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि आज बेरोज़गारी का आलम बहुत ज़्यादा है। तो एज ए कैरियर बच्चों को, जो उभरते हुए युवा हैं जो कॉलेज से या कोर्स करके निकलते हैं, उनको किस तरह का मार्गदर्शन होना चाहिए? अगर मैं अपनी पंक्तियों में कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप में स्किल है, कुछ करने की विल है तो कुछ नहीं मुश्किल है। तो ये बहुत देखना पड़ेगा कि जो बच्चे जो बेरोज़गारी फेस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके स्किल डेवलपमेंट में कमी है, कहीं ऐसा तो नहीं जब वो बात करते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अच्छे से बात कर पाते हैं या नहीं। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं, अगर इनकी तरफ ध्यान देंगे तो करियर में आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि आप जैसा बोलते हैं उससे पता चल जाता है कि आप जीवन में कहाँ तक पहुँचेंगे। कहते हैं जानी पड़त है काक पीक ऋतु बसंत के माही, यानी कि बसंत के महीने में कौवे और कोयल के बीच का फ़र्क पता चलता है क्योंकि दोनों बोलना शुरू करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से बात करने की कला, टेक्निकल स्किल, अगर इन चीज़ों पे ध्यान दें तो आज भी रोज़गार के अवसर बहुत सारे हैं। और एक जो इसमें जुड़ता हुआ विषय वो ये कि हम रोज़गार देने वाले नहीं लेने वाले नहीं, देने वाले बने। यानी कि हम ये देख सकें कि एंटरप्रेन्योर्स बन के क्या हम नए रोज़गार पैदा कर सकते हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहाड़ में सरकारी नौकरियां एक लिमिट में हो सकती हैं। हमें अगर हम खुद रोज़गार शुरू कर पाएँ, हमारी माताएं बहनें इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपने कई सारे ऐसे समूह के बारे में सुना होगा। अगर इस तरह से हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे तो युवाओं के लिए भी बहुत मौके बनेंगे। विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला हमारा राज्य है और यहाँ बेरोज़गारी का दर सबसे ज़्यादा है। ऐसे में आप युवाओं को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो एक गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा रेफ़र करते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉलेजों से निकलने के बाद सरकारी नौकरी का उनके मन में सपना होता है। तो इस सोच को कैसे बदला जाएगा, क्योंकि संसाधन और नौकरियाँ दोनों सीमित हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाएगा, जब लोगों को ज़्यादा ऑप्शंस पता होंगे तो ये हो पाएगा। मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी ये कहा कि हम नंबर से एडमिशन नहीं लेंगे और अब हम जो एडमिशन लेंगे वो एंट्रेंस टेस्ट से लेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी यही कहती है। तो जब 12वीं के बाद से ही ये नंबरों की लड़ाई खत्म हो रही है, सिर्फ सरकारी नौकरी तक सोचने की लड़ाई खत्म हो रही है और ज़्यादा ऑप्शंस खुल रहे हैं, तो क्या हमारे युवाओं को ये बातें बताई गई हैं? मुझे लगता है जब ये सारे युवाओं को ये बातें पता होंगी, जब बिज़नेस के और प्राइवेट जॉब्स के भी और एवेन्यूज़ उनको पता होंगे, जब उनको ये पता होगा कि विदेश में वो 100% स्कॉलरशिप से पढ़ सकते हैं, तो मुझे लगता है वो खुद ही और चीज़ों को भी चुनेंगे। और फिर जिनका मन सरकारी नौकरी का होगा उनको बिल्कुल वही चुनना चाहिए। लेकिन सबका मन एक ही चीज़ का हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब हमारे जो भाव है उसमें कहीं ना कहीं अभाव है, यानी कि हमारे को नॉलेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर सब फील्ड्स के बारे में जानेंगे तो बेटर रहेगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो हमारा राज्य है वो पर्वतीय अंचल से है और यहाँ सरकारी स्कूल बड़े दूर दराज में होते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट है कैरियर काउंसलिंग का हो या स्किल डेवलपमेंट का हो, प्राइवेट स्कूल या मॉडर्न स्कूल अपने आप को इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों से ये चीज़ें अभी कोसों दूर नज़र आती हैं। आप क्या सुझाव देंगे सरकार को कि भविष्य में इस तरह की कोई गाइडलाइन होनी चाहिए या सब्जेक्ट या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे अपने बेहतर करियर की ओर जा सकें?
तो खबर पहाड़ के माध्यम से ही मैं प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो हमें या और यंगस्टर्स को इस तरह से समय दें तो ऑनलाइन माध्यम से हम खुद ही सरकारी स्कूलों के लिए कई चीज़ें करना चाहेंगे। और अगर हमारे जैसे लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों से जुड़ें तो बच्चों को भी वही बातें पता चल पाएंगी जो आज शायद प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को पता चल रही है। तो युवा शक्ति बिल्कुल साथ है, वो पहाड़ के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, बस सही मार्गदर्शन और सही मौका मिलने की बात है। मुझे लगता है कि मेरे जो मित्र है UCLA अमेरिका से, उन्होंने करियर काउंसलिंग पढ़ी है और वो उत्तराखंड के करीब 10,000 बच्चों को हर साल ट्रेनिंग देते हैं। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि गरीब बच्चों तक भी या सरकारी स्कूल के बच्चों तक भी वो जाए, लेकिन उसमें हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा और हमें एक तंत्र का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें सिर्फ शायद सरकार मदद कर सकती है। एक इंजीनियरिंग का छात्र आखिर लेखक कैसे बन गया, क्योंकि ये बड़ा जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये सवाल मेरे से कई बार पूछा जाता है। तो बड़ी कमाल की बात यह है कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस समय इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी लेखकों से मिलना जुलना लगा रहता था। कुमार विश्वास कवि जो हैं वो हमारे कॉलेज आए, चेतन भगत आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप और एग्जाम्पल्स को देखते हो तो आप भी उन्हीं के जैसा अनुसरण करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ से थॉट आया। और मेरे बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं इंजीनियरिंग खुद इसलिए करने गया क्योंकि मुझे भी कम ऑप्शंस के बारे में पता था। अगर शायद करियर काउंसलर मेरे ज़माने में होते तो शायद मैं मास कॉम करता और उसके साथ लेखक बनता। बट अब ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग के बाद अपना रास्ता चुना और आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक लेखक हूँ। बट मुझे लगता है कि जिस काम में आपको मज़ा आए आप वो करें। तो मैंने अपनी किताब सोच संजीवनी में पंक्तियाँ लिखी हैं, जो काम किसी के काम ना आ सके क्या रखा है ऐसे काम में, जो पहचान खुद से पहचान ना करा सके क्या रखा है ऐसी पहचान में। तो अगर मैं ऐसी पहचान बना भी लेता जिसमें मेरी ही पहचान मुझसे ना हो पाती तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए शायद मैं एक लेखक बना और अब कवि बना। तो लेखक और कवि के आगे भविष्य क्या है? लेखक और कवि के आगे भविष्य ये है कि मैं साथ साथ अपने बिजनेस पे यानी कि ट्विन विन जो मेरी संस्था है उस पर ध्यान दूं। और उसके अलावा जब भी मुझे समय मिले, और लेखक का ना एक वो क्रिएटिविटी का समय होता है, मान लीजिए सुबह 5 बजे कुछ क्रिएटिव आइडिया आया तो मैं हमेशा अपना डायरी और मोबाइल साथ रखूँ और अपने फ्री टाइम को अपनी लेखनी पे दूँ। और जब भी मुझे आप जैसे लोग टकराएं तो मैं उनके साथ वार्तालाप करूँ, क्योंकि एक दूसरे से ही हम सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें एक साथ चलाई जा सकती है। एक बार मैंने चेतन भगत जी का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही थी, उसका हिंदी में आपको ट्रांसलेशन सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था, भारत में पहले वो करें जो आपसे करने को कहा गया है और फिर बीच बीच में वो करें जो आप करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है शायद मैं दोनों ही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप लंबे समय से करियर काउंसलिंग और तमाम इन चीज़ों में व्यस्त हैं और आगे युवाओं का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रदेश में लगातार भले ही कैपिटल इनकम बढ़ रही हो लोगों की, लेकिन एक गैप है लोगों के बीच में जो आर्थिक और तमाम बेरोज़गारी और तमाम भुखमरी की कगार के जैसा। तो उसको कैसे जो युवा हैं आज की तारीख में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई युवा कोई अपना उद्योग या लघु उद्योग या इस तरह से कर सके। अगर वो अपना छोटी छोटी चीज़ों से अगर कैरियर बढ़ा के आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे किस दिशा में जाना चाहिए? तो मैं आपको एक सरल तरीका बताऊँगा। आजकल एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ज़्यादातर कॉलेजेस के लिए, और इसके थ्रू आप बिल्कुल सरकारी उन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं जहाँ बिल्कुल फीस नहीं पड़ती। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज जो ऑलमोस्ट फॉर फ्री हैं, इन सब जगह एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें 10वीं तक का गणित, अंग्रेजी का एक पेपर होता है और फिर एक इंटरव्यू होता है। तो मैं चाहूँगा हमारे गांव के बच्चे भी अपनी 10वीं तक के गणित को पक्का करें, अंग्रेजी बोलना और लिखने में अपने आप को थोड़ा सा पक्का करें, और उसके बाद उनके पास इतने सारे ऑप्शन होंगे पेपर के कि उनको फ्री फीस वाले भी कई कॉलेजेस मिलेंगे, और उसके बाद वो चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, दोनों में अच्छा कर सकते हैं। तो बस बात ये उन सबको बताने की है कि वो इंटरव्यू पे ध्यान दें और एप्टीट्यूड बिल्डिंग पे ध्यान दें। और अगर सारे युवा इन दो चीज़ों पे ध्यान देंगे तो बहुत ऑप्शंस है। तो युवा तो सेलफोन पे व्यस्त रहते हैं, वो कैसे छूटे? सेलफोन पे देखिए, जंक फूड जैसा है सेलफोन। आप सेलफोन पे आपके जैसे लोगों से भी जुड़ सकते हैं, और बच्चे चाहें तो सेलफोन पे कार्टून भी देख सकते हैं, समय भी बर्बाद कर सकते हैं। जैसे कि ये मोमो चाउमीन कभी कभी खाने चाहिए, उसी तरह आप सेलफोन पे जब आप थोड़ा मस्ती के या पिक्चर देखने के मूड में हो तो उसको कम कम देर करें, और ज़्यादा देर आप इसको एक पढ़ाई के यंत्र की तरह यूज़ अगर करें तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन का कारण मोबाइल नहीं, हम खुद हैं। अगर अपने मन को थोड़ा कम चलायमान करें और एक फिक्स टाइम कर लें, मान लीजिए हम ये कर लें कि 6 से 7 मैं मोबाइल पे समय बिताता हूँ और उसके बाद नहीं बिताता हूँ। अगर हम इतना मन पक्का करके चलें तो आगे बढ़ने के लिए जो राहें हैं वो इससे रोशन वाकई कभी नहीं थी, अगर सही में देखा जाए तो।